हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बेटा। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और 2 लेक्चर के बाद आज ये तीसरा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का। बच्चों 2 लेक्चर में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, पहले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने जो पाथ फंक्शंस और स्टेट फंक्शंस थे उनको डिटेल में पढ़ा। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं ये पढ़ लिया हम लोगों ने, और पाथ फंक्शंस में बच्चों एक पाथ फंक्शन हम लोगों ने हीट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, जिसमें अलग अलग तरह की हीट कैपेसिटीज पढ़ी। आज बच्चों हम लोगों को एक दूसरा पाथ फंक्शन पढ़ना है, वर्क। उसके बारे में डिटेल में समझना है कि वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड पाथ फंक्शन, दैट इज वर्क। दिस इज लेक्चर नंबर 3, राइट। जिनको पहले दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल पे जाके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखेंगे, तभी आपको थर्ड लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। So starting with this second path function, that is work। अच्छा, वर्क बेटा स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस कितने टाइप के हो सकते हैं, प्रोसेस। सो बेसिकली अगर मैं प्रोसेस को डिफाइन करूं, सो पहले मैं स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रोसेस को आप बोल सकते हैं 2 तरीके से कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्या क्या? एक बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा इररिवर्सिबल प्रोसेस। सो सबसे पहली हेडिंग तो मैं यही लिखता हूं कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, पहले इनको समझना पड़ेगा तभी हमें वर्क समझ में आएगा। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो दोनों को समझने के लिए एक काम करते हैं, इस बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों को पैरेलल साथ साथ साइमल्टेनियसली समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एग्जैक्टली हैं क्या। सबसे पहले तो जैसे ही मैं ये वर्ड लिखता हूं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, तो कई बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि सर क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन या इररिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात हो रही। तो मैं बता दूं ये उनके बारे में बात नहीं हो रही, ये अभी हम लोग रिएक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे बेटा, प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोसेस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही अभी, है ना। केमिकल रिएक्शन की बात मत करो। कई बार बच्चों को लगता है कि केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है उनको रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं। ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल का क्या मतलब है वो अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेटा इस पे बहुत ध्यान से सुनना है ना। So what is a reversible process? A reversible process is that process which is done in such a way that system and surrounding are always in a state of thermodynamic equilibrium with each other। क्या बोला मैंने, लिख देता हूं, है ना, सुनते जाना, मैं लिख रहा हूं। So a reversible process is that in which the system and surrounding are always in a state of equilibrium, और इक्विलिब्रियम में अब यहां पे इक्विलिब्रियम बेटा बहुत तरह के हो सकते हैं ना, तो मैं यहां पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे। तो बच्चों के मन में आता है कि ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब यहां पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से है। सो यहां पे जो इक्विलिब्रियम है उसको मैं बोल रहा हूं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज मेंट बाय थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? एक्चुअली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 इक्विलिब्रियम से मिलकर बना है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर 3 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे तो आप उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलोगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहला इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ, आप बोल सकते हो ये तीन इक्विलिब्रियम को मिला के बना होगा। सो फर्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन वी से थर्मल इक्विलिब्रियम, तो व्हाट इज मेंट बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर इज सेम, मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, राइट। सो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर सेम है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का आप बोल सकते हो टेम्परेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा है बच्चे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स या नेट प्रेशर 0 होना चाहिए। सो दिस इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, राइट। और थर्ड है बच्चे
मैटर इक्विलिब्रियम, आप जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, मैटर इक्विलिब्रियम, या आप बोल सकते हो केमिकल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज मटीरियल इक्विलिब्रियम, मैं बोल रहा हूं इसको। मटीरियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक तरह से देयर इज नो मटीरियल ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मटीरियल इक्विलिब्रियम भी है। तो तीन इक्विलिब्रियम को मिलके बना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा? थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और बेटा मटीरियल इक्विलिब्रियम, राइट। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये तीनों इक्विलिब्रियम हैं तो आप बोलोगे सिस्टम और सराउंडिंग किसमें है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। किसमें बेटा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग आपस में ये सारे इक्विलिब्रियम रखते हैं प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस के होने के दौरान ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब एक और तरीके से आप रिवर्सिबल प्रोसेस को, क्योंकि इसको अप्रिशिएट करना मतलब समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको प्रैक्टिकली समझ पाना बड़ा मुश्किल है। सो एक काम करेंगे, एक चीज को और समझो आप। जब आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो तो रिवर्सिबल शब्द का मतलब क्या है? इंग्लिश में रिवर्सिबल का मतलब है जो चीज रिवर्स की जा सके। सो रिवर्स करने पे क्या हर चीज रिवर्स की जा सकती है? इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो बेटा आपके पास एक सिस्टम, प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक सिस्टम है, आपने सिस्टम में कोई प्रोसेस किया, कोई चेंज किया, ठीक है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो गया। आपके पास एक सिस्टम था किसी पर्टिकुलर स्टेट में, आपने उस सिस्टम पे एक प्रोसेस किया और स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। यदि आप उस चेंज की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप उस चेंज की डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, सो सिस्टम जो ओरिजिनल स्टेट था उसमें अगर वापस आ जाता है, सो दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल। क्या मैंने बोला? यदि आप सिस्टम पे ऐसा प्रोसेस करते हो जिसको रिवर्स करने पे सिस्टम वापस उसी स्टेट में एग्जैक्टली आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल। अदरवाइज द प्रोसेस इज इररिवर्सिबल, अदरवाइज द प्रोसेस इज इररिवर्सिबल, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। सो इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, if the process is reversed, if the process is reversed, if the process is reversed, right, then the system attains its previous state, और एग्जैक्ट वही स्टेट अटेन होगा जो प्रोसेस होने से पहले था। जो प्रोसेस होने से पहले स्टेट था बेटा, वही स्टेट दोबारा अटेन हो जाएगा अगर आप उस चेंज को रिवर्स कर सको। ऐसा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। लेकिन बेटा इररिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप चेंज को रिवर्स करोगे तो सिस्टम उस पुरानी स्टेट में कभी भी नहीं अटेन कर पाएगा। तो कई बार बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है कि क्यों नहीं कर पाएगा सर। मान लो एक सिस्टम पे हमने चेंज किया, मान लीजिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब मैं उसको ठंडा करूंगा तो 30 से 20 आ जाएगा। लेकिन ठीक है 30 से 20 आ जाएगा, वो एक पैरामीटर आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा सिस्टम के स्टेट को कोई एक पैरामीटर डिफाइन नहीं करता। ठीक है आप एक पैरामीटर को वापस ले आओगे, लेकिन सिस्टम के दूसरे पैरामीटर्स एग्जैक्टली उस जगह नहीं आएंगे जिस जगह आना चाहिए उनको, जिस जगह प्रोसेस से पहले थे। अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो, अगर रिवर्सिबल है तो वापस सारे पैरामीटर्स उसी जगह पे आ जाएंगे जिस जगह से शुरू हुआ था, अगर चेंज को रिवर्स करोगे। लेकिन इररिवर्सिबल है तो ठीक है एक दो पैरामीटर्स आ सकते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ द सिस्टम एक दो पैरामीटर से डिफाइन नहीं कर पाओगे आप, आपको दूसरे पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, अब इसको अप्रिशिएट करेंगे विद एन एग्जांपल। बहुत शानदार एग्जांपल, एनसीईआरटी में भी ये प्रेजेंट है और अलग अलग बुक्स में ये एग्जांपल देखने को मिलता है। ये एग्जांपल आपको समझा देगा कि एक्चुअल में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, है ना। सो एक काम करेंगे, बोर्ड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड पे समझेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और राइट हैंड साइड पे इररिवर्सिबल प्रोसेस। और प्लीज ये साथ साथ में आप अगर लिख लें तो बहुत ही अच्छा होगा, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, है ना, और जो नहीं भी देख रखे तो वो भी। बेटा रिवर्सिबल इररिवर्सिबल मैंने देखा है बच्चे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद भी बहुत क्लियर नहीं रहते कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो बहुत ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, और एग्जांपल कहां गया पेन, चलो इसी पेन से। तो एक काम करेंगे, हमारे पास इस तरह से मान लीजिए एक गैस है और मैंने इसमें मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है इस तरह से, ठीक है बेटा। और यहाँ पे गैस है और गैस का कुछ प्रेशर है, लेट द प्रेशर बी पी।
और बाहर आपने क्या किया है, इस पिस्टन के ऊपर इस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, मतलब जो गैस का प्रेशर ऊपर पिस्टन पे लग रहा है उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए आपने बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स भर रखे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ क्या भर रखा है, सैंड पार्टिकल्स। तो आपने इसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स रख रखे हैं, राइट, सैंड पार्टिकल्स हैं। ये सिस्टम हो गया और बाहर का सराउंडिंग हो गया, ये सैंड पार्टिकल्स हैं। और सैंड पार्टिकल्स का जो वेट है, जो वेट के कारण प्रेशर है, वो अंदर वाले प्रेशर को, मतलब सिस्टम के प्रेशर को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है, एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है। दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब क्या करते हैं, मुझे गैस का करना है एक्सपेंशन। क्या करना है बेटा, मुझे गैस का करना है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले प्रेशर को कम करूंगा। भाई जो ऊपर से प्रेशर, मैं चाहूंगा कि पिस्टन ऊपर जाए। यदि पिस्टन को ऊपर जाना है तो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर से लगने वाला वेट है या प्रेशर उसको मैं कम करूंगा। तो कम करने का जो तरीका है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में, आप एक काम करो, एक सैंड पार्टिकल को, अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, एक सैंड पार्टिकल को आपने यहां से हटा दिया। ठीक है, एक सैंड पार्टिकल को आपने यहां से हटा दिया इस तरह से। सो यू रिमूव्ड वन सैंड पार्टिकल, यू रिमूव्ड वन सैंड पार्टिकल। ऑब्वियसली बेटा जब एक सैंड पार्टिकल आपने हटाया, सो ऊपर का जो वेट है या ऊपर का आप जो प्रेशर लग रहा था वो कुछ कम हो गया। कुछ कम हो गया तो ये पिस्टन हल्का सा मूव करेगा, इतना हल्का मूव करेगा कि वो हमारी नॉर्मल आइज को तो मुझे नहीं लगता कि वो ढंग से दिखेगा भी, लेकिन मूव करेगा। ये हुआ एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सैंड पार्टिकल को हटाया। सो पिस्टन में ऊपर लगने वाला जो प्रेशर था, फोर्स था, जिसको आप पी एक्सटर्नल बोल रहे हो, तो ऊपर से जो लगने वाला प्रेशर है उसको मैं एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहा हूं। और सिस्टम एक्चुअली जब पहले इक्विलिब्रियम में था तो P और P एक्सटर्नल बेटा बराबर थे, मतलब सिस्टम का प्रेशर और बाहर से लगने वाला प्रेशर बराबर थे, क्योंकि ये पिस्टन रुका हुआ था। अब मुझे करना है एक्सपेंशन, तो P एक्सटर्नल की वैल्यू को करनी पड़ेगी थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम, तभी तो ये प्रेशर ज्यादा होगा। सो मैंने कम कैसे किया, एक सैंड पार्टिकल के वेट को मैंने हटा दिया। जैसे ही मैंने एक सैंड पार्टिकल के वेट को हटाया, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था वो कुछ कम हो गया। अब ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है, जरा सा जाएगा। ठीक है, अब आप जाने दो उसको और वेट करो। एक सैंड पार्टिकल आपने हटाया, अब सिस्टम को वापस इक्विलिब्रियम में आने दो, थोड़ी देर वेट करो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप दूसरा सैंड पार्टिकल हटाओ, फिर आप तीसरा, फिर वेट करो, दूसरा पार्टिकल हटाने के बाद भी वेट करो। सिस्टम और इक्विलिब्रियम, सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में इक्विलिब्रियम में आने दो, हर चीज इक्विलिब्रियम में आने दो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, इस प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स एक्सपेंशन को कराने के लिए बेटा जो ड्राइविंग फोर्स है, वो जो एक एक सैंड पार्टिकल हम हटा रहे हैं, या जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर ऊपर से हम कम कर रहे हैं, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर हम कम कर रहे हैं, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स है। ये ड्राइविंग फोर्स बहुत 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 छोटा है। ये तो मैंने एक्सपेंशन के लिए बात की। अगर आपको कंप्रेशन करना था तो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, कंप्रेशन करने में क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से एक सैंड पार्टिकल लाके इस पर टपकाना पड़ेगा। आप एक सैंड पार्टिकल को लाके रखोगे तो ऊपर का वेट, ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा, लेकिन बहुत जरा सा। तो ये जो तरीका है, आप बोलोगे कि ये रिवर्सिबल तरीका है। अब ठीक है, अगर मुझे ये एक्सपेंशन करना है तो प्रोसेस में कितना समय लगेगा। आप देख रहे हो कि दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, और इसको होने में तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत समय लगेगा इस प्रोसेस को करने में। तो बिल्कुल सही है बेटा, जो प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो, जिनको होने में बहुत समय लगता है, उन प्रोसेसेस को आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल। तो थर्मोडायनेमिक्स में मेरा एक सजेशन है कि जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस आए तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा स्लो प्रोसेस कि जो ड्राइविंग फोर्स और जो इंटरनल प्रेशर है, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है प्रोसेस को कराने का, दैट इज वेरी स्मॉल। मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं बेटा कि जो P एक्सटर्नल है दैट इज इक्वल टू P प्लस माइनस dP। अगर आप एक्सपेंशन करा रहे हो या कंप्रेशन करा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस। ये जो मेरा dP है बेटा, ये जो चेंज, जब आप एक सैंड पार्टिकल को हटाते हो या रखते हो तो जो चेंज इन प्रेशर है, यही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। एक्सपेंशन या कंप्रेशन कराने के लिए जो चेंज इन प्रेशर है, यही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। और ये बच्चे जो ड्राइविंग फोर्स, ये वाला जो ड्राइविंग फोर्स है, दिस इज वेरी स्मॉल। जब ड्राइविंग फोर्स बहुत स्मॉल होता है तो जो चेंज होता है या जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। सो दिस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P प्लस माइनस dP। और क्योंकि dP इज वेरी स्मॉल, तो आप बोल सकते हो कि इस प्रोसेस को होते समय लगभग approximately the value of P external is equal to the system pressure।
रिवर्सिबल प्रोसेस में चूंकि बेटा ड्राइविंग फोर्स बहुत कम है, एक सैंड पार्टिकल के वेट के बराबर, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो इतना कम है जिसको हम डीपी से बोल रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू होगी और जो सिस्टम का प्रेशर है वो ऑलमोस्ट क्या है बच्चे, इक्वल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखिएगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए द ड्राइविंग फोर्स इज वेरी 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 स्मॉल, राइट। अच्छा एक बात और, इस प्रोसेस को होने में बहुत समय लगता है, सो दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। और अगर थियोरेटिकली स्पीकिंग थियोरेटिकली अगर बात की जाए बेटा, थियोरेटिकली इट विल टेक infinite time to get completed, infinite time to get completed, right? इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में, अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं। सो अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, सो आप बोलोगे थियोरेटिकल है, प्योरली ऑन पेपर है, थियोरेटिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 100% रिवर्सिबल होना है ना, तो आपको कितना समय लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बेटा जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज वेरी स्मॉल। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं दूसरी बात करूं, इसके कॉन्ट्रास्ट में बच्चे अगर मैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए अब फिर से वैसे ही आपके पास कुछ है सिस्टम, मान लीजिए बेटा आपके पास गैस है और गैस का कुछ प्रेशर है, और आपने अब बाहर के कुछ वेट, बड़े बड़े वेट रख रखे हैं, सपोज इस तरह का एक वेट रख रखा है, ये मेरा कुछ वेट है और ये मेरा कुछ वेट है, ठीक है। अब इन वेट से इस वाले प्रेशर को आपने बैलेंस कर रखा है, ये मेरा पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर और अंदर का प्रेशर अभी बराबर है क्योंकि सिस्टम अभी पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अब आप क्या करते हो, सपोज अब मैंने ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक हटा के बाहर कर दिया, बहुत सारा वेट मैंने हटा के बाहर कर दिया, सो देयर इज अ सडन डिफरेंस बिटवीन इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को एकदम से कम कर दिया मैंने, एक्सटर्नल प्रेशर को एकदम से कम कर दिया, सो एक्सटर्नल प्रेशर को जैसे ही मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कम किया, अब ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा और थोड़ा तेजी से मूव करेगा, आप समझ सकते हैं बेटा, थोड़ा तेजी से मूव करेगा। सो यहां पे जो ये ड्राइविंग फोर्स है, जो अंदर और बाहर का प्रेशर है, इसमें काफी सफिशिएंट डिफरेंस है। जो P एक्सटर्नल की वैल्यू है दैट आप बोल सकते हो P प्लस माइनस डेल्टा P होगा, और यहां पे बेटा ये जो डेल्टा P है ये ड्राइविंग फोर्स है जो कि यहां पे लार्ज है, वेरी लार्ज तो नहीं बोल सकते आप, वेरी लार्ज भी बोल सकते हो लेकिन लार्ज है, ठीक है। सो जो ड्राइविंग फोर्स है इररिवर्सिबल प्रोसेस में दैट इज लार्ज, और यहां पे अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टम का प्रेशर, क्यों, क्योंकि द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम के प्रेशर में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। अब आप बराबर नहीं बोल सकते बेटा, लेकिन हां यहां जरूर आप बराबर बोल सकते थे, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स दोनों जगह क्या था, आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ड्राइविंग फोर्स इज नेग्लिजिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेस, नेचर में जो भी प्रोसेसेस होते हैं बेटा वो सब इररिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल है ये, रिवर्सिबल प्रोसेस तो थियोरेटिकल है। सो ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं। तो नेचुरल प्रोसेसेस जो भी हैं बेटा वो सभी इररिवर्सिबल हैं, वो सभी इररिवर्सिबल हैं और फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप सिस्टम और सराउंडिंग को, सपोज क्या आप यहां पे बोल सकते हो कि प्रोसेस होने के दौरान सिस्टम, क्योंकि प्रोसेस बहुत तेज होता है बेटा, इट इज फास्ट प्रोसेस, है ना, फास्ट प्रोसेस है। सो फास्ट प्रोसेस होने में क्या सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में इक्विलिब्रियम में रहने का मौका मिल पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से होता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाते हैं, और इसी कारण से इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल। और अगर आप अगर आप जो प्रोसेस किया है डायरेक्शन ऑफ चेंज को रिवर्स कर दो, जिस डायरेक्शन में आप चेंज कर रहे हो उसको रिवर्स कर दो, तो प्रोसेस में सिस्टम पुरानी वाली स्टेट पे नहीं आ पाएगा, एग्जैक्टली नहीं आ पाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज इररिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल। अगला जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं बता रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो आप बोल सकते हो प्रोसेस है उसकी एग्जैक्ट हमें जानकारी है कि प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है और सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है। सो एग्जैक्ट प्रोसेस की जानकारी हमें है, लेकिन यहां क्या हुआ, हमें इनिशियल जानकारी है, फाइनल जानकारी है, लेकिन बीच में चीजें किस तरह से बदली, सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किस तरह से चेंज हुआ, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि बड़ी तेजी से हुआ।
आप समझो इस चीज को, ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा था, तो हमें एग्जैक्टली मालूम है कि सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किस प्रकार से चेंज हो रहा है, मतलब हमें एग्जैक्ट पाथ ऑफ प्रोसेस मालूम है, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट पाथ ऑफ प्रोसेस नहीं मालूम। हमें इनिशियल और फाइनल जरूर मालूम है, इनिशियल और फाइनल जरूर मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट पाथ ऑफ प्रोसेस मालूम नहीं है। सो इररिवर्सिबल प्रोसेस में आप बोल सकते हो द पाथ, द प्रोसेस इक्वेशन is not known because the process is fast। प्रोसेस बड़ी तेजी से होता है, आप पता ही नहीं कर सकते हो कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन हां, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो पाथ है, प्रोसेस इक्वेशन इज नोन, प्रोसेस इक्वेशन इज नोन, प्रोसेस इक्वेशन हमें पता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। ये सब डिफरेंसेस हैं जो कि आप बोल सकते हो रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अब बच्चों का यहाँ पे डाउट क्या आता है, बच्चों का डाउट आता है कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्वेश्चन में जो प्रोसेस गिवन है वो रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है। तो दो तीन तरीके होते हैं। देखो, पहला तो तरीका ये बेटा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन फ्रेमर अच्छा है आपकी नजर में और उसने सीधे ही दे दिया कि द फॉलोइंग प्रोसेस इज इररिवर्सिबल या रिवर्सिबल, है ना। तो एक तो सीधा है कि लैंग्वेज आपको दी रहेगी। दूसरा तरीका है कि अगर आपको किसी प्रोसेस की इक्वेशन दे दी जाए, जैसे चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, है ना, नेक्स्ट पेज पे। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, सपोज अब आप मुझे बताना, मैं आपसे बोलता हूं कि एक गैस है जिस पे एक प्रोसेस किया गया और वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस is given by the following equation, PV square is equal to constant। मैंने आपसे बोला कि हम एक गैस है, गैस पे एक प्रोसेस कर रहे हैं, या कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल पे हमने एक प्रोसेस किया और उस प्रोसेस के दौरान ये इक्वेशन फॉलो होती है। तो आप बताओ, अब उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन फ्रेमर में ये नहीं दिया कि ये रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल, लेकिन अगर आपको प्रोसेस की एक बढ़िया सुंदर सी इक्वेशन मिल रही है, इसका मतलब है प्रोसेस की जानकारी है, और प्रोसेस की जानकारी है तो प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। यदि प्रोसेस की जानकारी है, आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जा रही है, मतलब आपको जानकारी है कि प्रेशर और वॉल्यूम और दूसरे फैक्टर्स कैसे चेंज हो रहे हैं प्रोसेस के दौरान। तो जब आपको जानकारी है तो जानकारी होने वाले प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। इसका मतलब है एक रिवर्सिबल प्रोसेस की मैथमेटिकल इक्वेशन होगी तो आपको क्वेश्चन फ्रेमर बताएगा नहीं, वो ये समझेगा कि अगर पीवी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट दे दी, मतलब अगर वो इक्वेशन दे रहा प्रोसेस की, तो जितने भी क्वेश्चंस जिनमें प्रोसेस की इक्वेशन दी जाएगी वो सभी प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल। सभी प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल। तो if the equation of process or graph is given, then the process is what? Process is reversible। ठीक है, अगर इक्वेशन दे दी जाए या ग्राफ दे दिया जाए, जैसे मान लो कोई आपसे कह सकता है कि हम एक सिस्टम है, हमारे सिस्टम में एक प्रोसेस किया गया है और उस प्रोसेस को हम इस कर्व से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सपोज आपको इक्वेशन दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया कि P वर्सेस V ग्राफ पे जो प्रोसेस है वो इस प्रोसेस से रिप्रेजेंट हो रहा है AB से। तो अब आप इस प्रोसेस को क्या मानोगे, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? दिस इज रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि आप P वर्सेस V कर्व पे अगर आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो ग्राफ तो बेटा तभी प्लॉट कर पाते हैं ना जब मैथमेटिकल इक्वेशन हमें पता हो। अगर हमें इक्वेशन नहीं पता है तो क्या आप ग्राफ बना पाओगे, सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आप ग्राफ बना पा रहे हो, इसका मतलब आपके पास इक्वेशन है, और इक्वेशन है तो प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। ये तरीके हैं बेटा आइडेंटिफाई करने के कि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल। एक और वर्ड फिजिक्स में मिलता है, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में आपको HCV में भी मिल जाएगा और इवन एरोडोव में भी, क्वासी स्टेटिक। द वर्ड क्वासी स्टेटिक। सो क्वासी मींस ऑलमोस्ट, राइट? स्टेटिक मींस रुका हुआ। स्टेटिक का मतलब रुका हुआ। सो सिंस रिवर्सिबल प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आपको लगता है कि रुका हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्वासी स्टेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड क्वासी स्टेटिक। रिवर्सिबल प्रोसेसेस are also called
क्वासी स्टेटिक, राइट। फिजिक्स में ये ज्यादा मिलता है इसलिए मैंने यहां पे बताया, क्योंकि फिजिक्स में नॉर्मली एक्चुअली फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो, तो मैं उसमें बता दूं आप ज्यादातर बेटा रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्वासी स्टेटिक के बारे में पढ़ते हो। और अक्सर आप देखोगे कि आप फिजिक्स में जब थर्मो पढ़ते हैं तो प्रेशर को आप सिस्टम का ही प्रेशर लेते हो, है ना, सिस्टम का ही प्रेशर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर को सिस्टम का प्रेशर लेते हैं तो इसका मतलब है प्रेशर जो बाहर का प्रेशर है और अंदर का प्रेशर है वो तभी सेम होता है जब प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल। यहां पे ही केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग इररिवर्सिबल प्रोसेस पे भी काफी फोकस करते हैं। रिवर्सिबल पे तो रहता ही है लेकिन इररिवर्सिबल पे भी, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर बेटा। इसको बार से अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार सुनना। हालांकि ये अप्रिशिएट करने वाले, मतलब आपको दिमाग में सब, ये जो सैंड पार्टिकल वाला एग्जांपल है वो सब बहुत शानदार एग्जांपल है। इतना धीरे 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 प्रोसेस हो रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग लगातार आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में। और अगर आपने तेजी से कोई प्रोसेस कर दिया तो इनिशियल से फाइनल तो गया, लेकिन बीच में क्या हुआ आपको खुद मालूम नहीं है, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस की हमें जानकारी है। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पाथ फंक्शन जिसको बोलते हैं वर्क, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू वर्क। चलिए, वर्क क्या होता है? काम। कैसा काम? सो जब हम लोग यहां पे वर्क की बात करेंगे तो बेसिकली बेटा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक वर्क की बात करते हैं, मतलब वो वर्क जो पीवी से रिलेटेड है, प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस से जो रिलेटेड वर्क होता है उसकी बात करेंगे। जब मैं थर्मो 2 आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें नॉन पीवी वर्क के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क इज अ टाइप ऑफ नॉन पीवी वर्क। लेकिन अभी यहाँ पे जो वर्क की बात करें, हालांकि जो भी वर्क है बेटा, ये जो थर्मोडायनेमिक वर्क है वो एक पाथ फंक्शन है ना, चाहे वो कैसा भी वर्क हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक वर्क हो, कैसा भी वर्क हो, पाथ फंक्शन है, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में जरूर बच्चे बोलते हैं कि F.ds वहां डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। पर हम लोग उस वर्क की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जो वर्क है वो स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और ये जो w है वो स्मॉल w पूरी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को डिनोट करेगा, ठीक है। तो जो वर्क का फॉर्मूला है बच्चे, ये वर्क W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, है ना। सो dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, विदाउट गोइंग इनटू द प्रूफ। सिंपल सा प्रूफ है, एनसीईआरटी में भी ये प्रेजेंट है ना। dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। यहां पे P एक्सटर्नल है और माइनस साइन लगा है। दो डिफरेंस है। जब बच्चा कोई फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होता है और इस चीज को पढ़ता है तो वहां उसको दो डिफरेंस दिखते हैं। क्या डिफरेंस? पहला तो बेटा माइनस साइन दिखता है, यहां पे ये माइनस साइन दिख रहा है, और दूसरा प्रेशर के बजाय P एक्सटर्नल गिवन होता है, P एक्सटर्नल। तो यही एक्चुअल फॉर्मूला है। एक्चुअली माइनस साइन इसलिए आया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको मालूम है माइनस का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस है वर्क के साइन को लेके। तो वर्क का साइन क्या है? जो IUPAC कन्वेंशन है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना। जैसे ही मैं IUPAC कन्वेंशन ऑफ वर्क लिखूंगा, साइन फॉर वर्क, तो ये आपको माइनस क्लियर हो जाएगा। सो जो बेटा IUPAC साइन कन्वेंशन है वर्क के लिए, हीट के लिए क्या था याद है? IUPAC साइन कन्वेंशन हीट के लिए बेटा, अगर मैं हीट सिस्टम को देता हूं तो वो सिस्टम के लिए हीट कैसी रहती है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। अब यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो साइन कन्वेंशन है वर्क का वो थोड़ा सा अलग है। सो वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव। क्या लेते बेटा? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, and work done on the system is positive। सिस्टम पे यदि कोई वर्क कर रहा है या वर्क हो रहा है, सो उस वर्क को लेंगे पॉजिटिव, और यदि सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो वर्क लेते हैं नेगेटिव। दिस इज एब्सोल्युटली रिवर्स ऑफ व्हाट यू हैव बीन टॉट इन फिजिक्स। फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अब इसमें बहस चलती रहती है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं हमारा ज़्यादा बेहतर है साइन कन्वेंशन, और फिजिक्स वाले कहते हैं कि हमारा प्योर साइंस के हिसाब से सही है। बिना मैं उसमें जाए हुए, मुझे टीचर ने याद करने को बोला था, तो वो ऐसे कि उन्होंने ये बोला सिंपल सी चीज़ कि केमिस्ट्री में अगर सिस्टम की एनर्जी घट रही किसी तरीके से तो वो नेगेटिव है, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव है। जैसे हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो सिस्टम को एनर्जी मिल रही है,
तो वो हीट पॉजिटिव। और यदि सिस्टम से हीट बाहर आ रही, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो सिस्टम की एनर्जी घट रही है और वो हीट हमारी नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम वर्क करेगा, सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी। आप खुद ही सोचो, यदि आप अपने आप को सिस्टम मानते हो, आपने दिन भर बहुत काम किया, तो आप बोलते हो आज थक गए। थक गए क्यों? क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, एनर्जी आपकी कम हो जाती है। तो यदि सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी, और एनर्जी घटेगी तो आप उस तरह के वर्क को क्या बोलोगे? नेगेटिव। सिस्टम की एनर्जी यदि डिक्रीज होती, उस वर्क को क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव। कोई सिस्टम पे वर्क कर रहा है, सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी एक तरह से बढ़ रही है, और उस वर्क को क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अगर आपको अदरवाइज इस तरह से नहीं याद रखता। सिस्टम की एनर्जी किसी तरीके से बढ़ती है तो पॉजिटिव, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। So work done by the system is negative and work done on the system is positive. So ये जो साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, इस कारण से यहाँ माइनस साइन आया। दूसरा, ये जो P एक्सटर्नल है, एक्चुअल में जो वर्क है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही होता है, तो इस कारण से P एक्सटर्नल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, इसको आप इंटीग्रेट करके वर्क निकाल सकते हो। जैसे अगर वर्क निकालना होगा तो दिस इज इंटीग्रेशन माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डीवी विद अप्रोप्रिएट लिमिट v1 से v2 या जो भी लिमिट्स आपको रखनी है। सो दिस इज वर्क। लेकिन अगर प्रोसेस बेटा रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो, सो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? हमेशा अप्लाई करना है, हमेशा अप्लाई होगा। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, दिस ऑलवेज अप्लाइज। लेकिन अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अभी बेटा मैंने पीछे बताया कि जो P एक्सटर्नल होता है वो लगभग इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, या जिसको आप क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हो। अगर ऐसा है, P एक्सटर्नल अगर P के बराबर है, तो अब आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क dw है वो माइनस पी dv लिख सकते हैं, या जो वर्क है दैट इज इंटीग्रेशन विद अप्रोप्रिएट लिमिट p dv। ठीक है, p dv, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखिएगा बेटा, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। और यहीं पे बच्चा गलती करता है जब वो केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को लगता है कि हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन मैं बता दूं ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही क्वेश्चन गलत होते हैं, यही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो बेटा इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया। आप कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। अगर मैं आपसे बोलूं एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, अब जल्दी जल्दी इनको निपटाएंगे क्योंकि इनमें कुछ नहीं है। एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, तो एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डीवी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, राइट। डीवी पॉजिटिव, चेंज इन वॉल्यूम आएगा पॉजिटिव। और ये एक्सटर्नल प्रेशर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव नहीं, तो ये पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव। मतलब एक्सपेंशन जब होगा तो वर्क आपको कैसा मिलेगा? वर्क आपको मिलेगा नेगेटिव। कैसा मिलेगा बेटा? नेगेटिव। मतलब सिस्टम विल डू वर्क, सिस्टम इज डूइंग वर्क, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब एक्सपेंशन होता है तो बेटा वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि वर्क आता है नेगेटिव। और अगर कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब फाइनल वॉल्यूम कम हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो डीवी की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो आपका वर्क है वो वर्क कैसा आएगा बच्चे? पॉजिटिव। कैसा आएगा बेटा? वर्क आएगा पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। फिर यदि आपको रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है या कोई सा भी प्रोसेस है, यदि आपको प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व मालूम है, यदि आपको पीवी ग्राफ का कर्व मालूम है, तो एरिया अंडर दैट कर्व विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। सो द एरिया अंडर द पी वर्सेस वी कर्व या पीवी कर्व, चलो पी वर्सेस वी कर्व, द एरिया अंडर the P versus V curve will give, तार फंसता रहता है, will give the magnitude of work done, the magnitude of work, the magnitude of work। ठीक है बेटा, magnitude of work। अब साइन कैसे देंगे? एरिया का मैग्नीट्यूड तो आपको वर्क दे देगा, लेकिन वो वर्क को पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव, तो दैट विल डिपेंड ऑन कि एक्सपेंशन है या कंप्रेशन। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क कैसा होगा बेटा? नेगेटिव, और कंप्रेशन है तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। वर्क कैसा होगा बच्चे? पॉजिटिव। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, है ना।
जैसे देखो एग्जाम्पल, चलो मैंने एक प्रोसेस किया, एक प्रोसेस हो रहा है P वर्सेस V पे, ये प्रेशर है बेटा बार में और वॉल्यूम है लीटर्स में, ठीक है, वॉल्यूम किस में है, लीटर्स में। मान लीजिए हमने इस गैस पे एक प्रोसेस किया और प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रहा है, मान लो इस तरह से एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से एक प्रोसेस हो रहा है, ये वैल्यू है यहाँ पे लेट्स से 2 लीटर्स एंड यहाँ पे ये वैल्यू है 6 लीटर्स, राइट, एंड यहाँ पे प्रेशर है लेट्स से 1 बार एंड यहाँ पे जो प्रेशर है मान लीजिए वो 5 बार है, 5 बार है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं, सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड W इन जूल्स, फाइंड W इन जूल्स, वर्क की वैल्यू बताएं जूल्स में, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हो। तो फिर से बेटा आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो चूंकि, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर बताएंगे, ठीक है। और जब मैं आपसे वर्क पूछ रहा हूं तो याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में जब भी वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी कुछ भी बताएंगे, एंथैल्पी कुछ भी बताएंगे बेटा, तो विद देयर प्रॉपर साइन, बहुत जरूरी है कि प्रॉपर साइन के साथ आप वैल्यूज बताएं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि ये आपको एरिया अंडर द कर्व, मतलब आपको ये वाला एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया निकालना है। तो चलिए ये वाला एरिया कितना होगा बेटा, अगर मैं एरिया की बात करूं सो एरिया ये मुझे दिख रहा है ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, half sum of parallel sides, so this is 1 and this is 5, 1 plus 5 into this height, so this is 4, this is 4, so ये आ जाएगा 6 divided by 2 is 3, 3 4s are 12, so this area is 12, right, so this area is 12। अगर मैं वर्क की बात करूं तो जो वर्क आएगा, वर्क की बात करूं बेटा, आप साइन दे देते, ये एक्सपेंशन हो रहा है, देखो 2 लीटर टू 6 लीटर, 2 लीटर टू 6 लीटर एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब वर्क आएगा नेगेटिव, सो दिस इज -12 और यूनिट होगी बार लीटर, बार लीटर। सो ये वर्क की वैल्यू हो गई बार लीटर में, लेकिन मैंने आपसे पूछा है जूल में, तो अब यहां पे क्वेश्चन में एक काम करना पड़ेगा, आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो बार लीटर से जूल में जाना है, बार लीटर से जूल में जाना है। तो बेटा ये आप बताओ क्या कन्वर्जन करूं, देखो 1 बार is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square, right? And 1 liter is equal to 10 power -3 meter cube। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 जूल आएगा। तो रिमेंबर 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। सो 1 बार लीटर, ये रिजल्ट्स प्लीज याद रखिएगा, 1 बार लीटर, लीटर को ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो बेटा, 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल, राइट, 100 जूल। एक और रिलेशन लिख लो, 1 एटमॉस्फेयर लीटर, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.325 जूल्स, राइट। सो ये रिजल्ट्स याद रखेंगे। और अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, सो W इज इक्वल टू -1200 जूल। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये इलस्ट्रेट करने के लिए बेटा कि जो एरिया अंडर P वर्सेस V ग्राफ होता है वो आपको एरिया वर्क का मैग्नीट्यूड देता है। क्योंकि एक्सपेंशन था तो ये वर्क हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव, एक्सपेंशन था तो वर्क ऐसा आएगा नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप यूनिट कन्वर्जन करते हो तो कुछ इन चीजों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, अगर प्रोसेस साइक्लिक हो, साइक्लिक का मतलब है आपने जहां से शुरू किया वहीं पे एंड किया। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास P वर्सेस V ग्राफ कुछ इस तरह से, P वर्सेस V ग्राफ कुछ इस तरह से, लेट्स से मेरे पास ऐसा एक प्रोसेस हुआ, ठीक है, ऐसा एक प्रोसेस हुआ, कुछ इस तरह से प्रोसेस हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ, दिस इज प्रोसेस 1 2 3, दिस इज प्रोसेस 1 2 3, 1 2 3 में वर्क कितना होगा, तो ठीक है, वर्क आप दोगे इसका एरिया, ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देगा, ये जो एरिया है बेटा वो क्या देगा, आपको वर्क देगा। ये साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक मतलब बेटा जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया। तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो साइक्लिक प्रोसेस होगा, साइक्लिक प्रोसेस P वर्सेस V कर्व पे, P वर्सेस V कर्व पे अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है P वर्सेस V कर्व पे, ध्यान रखना बेटा ये छोटी छोटी चीजें, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। P वर्सेस V कर्व पे अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वो जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जो प्रोसेस में वर्क होगा वो वर्क होगा कैसा, कैसा, नेगेटिव। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव अगर एंटी क्लॉकवाइज है P वर्सेस V पे, ठीक है। और अगर बेटा क्लॉकवाइज है सो क्लॉकवाइज में ये वर्क कैसा हो जाएगा, वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। सो राइट, सो दिस वर्क, जैसे यहां पे जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसको आप क्या साइन दोगे, नेगेटिव, क्योंकि ये था क्लॉकवाइज, ये था
क्लॉकवाइज। देखिए ये प्रोसेस का डायरेक्शन है, सो दिस इज क्लॉकवाइज। आई होप सबकी पता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। सो क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क पॉजिटिव, सॉरी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में वर्क इज, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया बेटा, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज में वर्क इज नेगेटिव। तो यहां ये जो प्रोसेस है ये क्लॉकवाइज है, ये देखो क्लॉकवाइज है, तो यहां जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, ये जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है अगर मैं ओवरऑल प्रोसेस की बात करूं, सो द सिस्टम इज डूइंग सम वर्क, क्योंकि सब सिस्टम वर्क करेगा तो वो वर्क कैसा आता है, नेगेटिव। P वर्सेस V कर्व पे अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव। ठीक है, P वर्सेस V कर्व पे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से प्रोसेस हो रहा है। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया है प्रोसेस का, और मान लो हमारा ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोसेस है। दिस इज, लेट्स से this is 2 bar, this is 10 bar, this is 2 liter and this is 4 liter, this is volume, this is pressure. The question is find W in joules, find W in joules। हमें वर्क बताना है जूल में। ठीक है, चलिए करते हैं। सो अब क्या करोगे, एरिया अंडर द कर्व, फिर से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप करिए खुद से और फिर इसको देखिएगा। एरिया अंडर द कर्व, अब ये एलिप्स है बेटा, और एलिप्स का एरिया जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो पाई इंटू ए बी। अगर ये मान लो बेटा ये एलिप्स है, सपोज ये एलिप्स है, ये हमारा एलिप्स है, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और इसकी लेंथ होती है 2a। इसको बच्चे बोलते हैं माइनर एक्सिस, ये वाली जो लेंथ होती है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और इसकी लेंथ होती है 2b। सो अगर मैं ये हाफ लेंथ की बात करूं, ये लेंथ की बात करूं, इसको बोलते हैं a। क्या बोलेंगे बेटा, a बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली लेंथ a है और ये वाली लेंथ b है। ये वाली लेंथ क्या है, b। और जो एरिया ऑफ एलिप्स होता है, एरिया ऑफ एलिप्स, दिस इज पाई इंटू ए बी, पाई इंटू ए बी। सो पाई इंटू हाफ ऑफ मेजर एक्सिस एंड हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। ये पूरी लेंथ का हाफ कर दो, इस पूरी लेंथ का हाफ कर दो। तो चलो पहले तो एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या आएगा बेटा, जो एरिया आएगा अगर मैं वो बात करूं तो पाई इंटू ए। सो मेजर एक्सिस 10 माइनस 2, दिस इज 8। कितना है बेटा, 8 है। 8 का आधा करोगे तो 4 इंटू ये जो b है, ये जो मेजर माइनर एक्सिस है, ये 4 माइनस 2 2 है, उसका आधा करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, सो दिस इज 4 पाई, दिस इज 4 पाई। द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिप्स इज 4 पाई। अब क्योंकि आपको साइन भी देना है, ये एरिया हमें वर्क देगा, लेकिन ये वैल्यू किस में है बेटा, वो ये बार लीटर में है। सो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क का मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया 4 पाई बार लीटर, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी 100 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन साइन बेटा P वर्सेस V कर्व होता और क्लॉकवाइज होता, P वर्सेस V होता, क्लॉकवाइज होता तो वर्क होता नेगेटिव। P वर्सेस V कर्व होता और क्लॉकवाइज होता, P वर्सेस V होता, क्लॉकवाइज होता तो वर्क होता नेगेटिव। लेकिन ये V वर्सेस P में क्लॉकवाइज है तो वर्क होगा पॉजिटिव, मतलब ये वर्क है पॉजिटिव। और अब W की वैल्यू हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 पाई जूल, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आ जाएगा, 400 पाई जूल आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क। ये सारा सब कुछ वर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वर्क किस तरह का पाथ फंक्शन है वो आपने देख लिया बेटा। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ये आपने समझ लिए। फिर वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी डी डब्ल्यू की वैल्यू, इंटीग्रेट करके आप उसकी वैल्यू निकालते हो। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा तभी पी एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर करोगे, पी के बराबर करोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो नेक्स्ट हेडिंग इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
First law of thermodynamics is nothing but conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed. It can only be changed from one form to another. This is first law of thermodynamics. ठीक है, वो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, लेकिन एक्चुअल में इतना सिंपल ये है नहीं, क्योंकि इसमें जो आगे आने वाले टर्म्स हैं उनमें कुछ टर्म्स को हमें बहुत डिटेल में समझना भी पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या टर्म्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो मैथमेटिकल इक्वेशन है बेटा, अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूं, सो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में देयर इज अ साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन साइन कन्वेंशन। इस कारण से फर्स्ट लॉ में सिर्फ एक साइन का चेंज आएगा, और यहां पे जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है दैट इज डी यू is equal to dq plus dw. du is equal to dq plus dw. This is the first law of thermodynamics in chemistry. फिजिक्स में बेटा यहाँ माइनस dw होता है, वो इसलिए क्योंकि साइन कन्वेंशन थोड़ा सा डिफरेंस है। सो यहाँ पे du is equal to dq plus dw. This is the first law of thermodynamics. ये जो du है, यहाँ पे u बेटा इंटरनल एनर्जी है, u is internal energy. अब ये क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी बच्चे, ये इंटरनल एनर्जी बेटा। सो यू इज इंटरनल एनर्जी। कई अच्छी बुक्स में जब आप अच्छी कुछ मतलब ढंग की बुक्स पढ़ते हो तो उसमें आपको एक चीज और देखने को मिल सकती है, यहां तो डी लिखा रहेगा, यहां डी क्रॉस होता है, यहां भी डी क्रॉस होता है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिले। सो इधर तो डी यू मिलेगा आपको और इधर डी क्रॉस, इसको डी क्रॉस बोलते हैं, डी क्रॉस क्यू और डी क्रॉस डब्ल्यू। तो डी का मतलब यहां पे डी, यू के आगे डी इसलिए क्योंकि बेटा यू एक एग्जैक्ट फंक्शन है। एग्जैक्ट का मतलब स्टेट फंक्शन, यू क्या है बेटा एक स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्ट फंक्शन है। तो डी आप बोल सकते हो ये प्रॉपर डिफरेंशियल है, ठीक है। और ये डी क्रॉस का मतलब है ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, इनएग्जैक्ट इन द सेंस कि ये पाथ फंक्शन है क्यू और डब्ल्यू। तो ये मैथमेटिकली बड़ा सरप्राइजिंग है, मतलब आप सोचो नेचर क्या क्या सरप्राइजेस इट ब्रिंग्स अलोंग। मैथमेटिकली बहुत शायद ही मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जो इनएग्जैक्ट फंक्शंस होंगे। आप अगर मैथ्स में आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ोगे तो इनएग्जैक्ट फंक्शंस होते हैं जिनको आज हम लोग यहाँ पे पाथ फंक्शन बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स में उनको इनएग्जैक्ट फंक्शन। दो इनएग्जैक्ट फंक्शंस का सम एक एग्जैक्ट फंक्शन है, बहुत रेयर होता है, लेकिन नेचर में देखो दो पाथ फंक्शंस का सम एक स्टेट फंक्शन आया, क्या खूबसूरत है नेचर, है ना। अमेजिंग, अमेजिंगली सरप्राइजिंग आप इसको बोल सकते हो। मतलब देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ सरप्राइज इन इट अगर नेचर को आप समझना चाहो। पर हाँ, नेचर को अगर समझना है तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को लिखा गया है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। और अगर कोई चीज हमें समझनी है तो लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग। लैंग्वेज समझ में आएगी तभी हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा, तभी तो ये सब कुछ समझ पाओगे आप कि ये क्या चल रहा है। अगर हम जो बोल रहे हैं वही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप नहीं समझ सकते। तो अगर यूनिवर्स को हमें समझना है सो मैथ्स आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स की भाषा में लिखा गया है। सो अगर आप क्रॉस नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, है ना। नॉर्मली तो बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, अगर आप इस डिफरेंशियल चेंज को बड़ा करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। सो दिस कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यू इज हीट एक्सचेंज, डब्ल्यू इज वर्क, है ना। Q is heat exchange, W is work, and delta U is change in internal energy. So delta U here is change in internal energy. Change in internal energy. सब चीज सिस्टम के बारे में बात हो रही बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि सराउंडिंग की डेल्टा यू, अभी यहाँ पे सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें। डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, Q is heat exchange by the system, and W is work done या work done by the system या work done on the system, that is work by the system or on the system. So that is W, that is W. दूसरी चीज, कई बार यहां पे एक कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या लॉ हमेशा अप्लाई करेगा। Does first law of thermodynamics, this law, this mathematical equation, is it always applicable? तो हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो वो तो हमेशा अप्लाई होगा, नहीं बेटा, ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। जिस तरह से ये इक्वेशन लिखी गई है बच्चे, जिस तरह से इक्वेशन लिखी गई, मैं बता दूं कि दिस इक्वेशन हैज अ लिमिटेशन दैट इट डज नॉट अप्लाई टू ओपन सिस्टम्स, इट डज नॉट अप्लाई टू ओपन सिस्टम। लिख लीजिएगा, दिस इक्वेशन डज नॉट अप्लाई टू, इक्वेशन डज नॉट अप्लाई टू ओपन सिस्टम्स। ओपन सिस्टम आपको मालूम है, ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो एनर्जी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज कर सकते हैं। एनर्जी और मैटर यदि दोनों एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग को, तो ऐसे सिस्टम्स को क्या बोलते हैं बेटा, ओपन सिस्टम। ये पर्टिकुलर इक्वेशन ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं करेगी। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, अगर आपने केमिकल, मैकेनिकल, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ही पड़ता है बेटा, वहां पे
और अगर आप सीएस भी लेते हो तो मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में, एनआईटीज में थर्मोडायनेमिक्स कंपलसरी होता है, आईआईटीज में तो एटलीस्ट कंपलसरी होता ही है। वहां पे जो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में खासतौर से, वो क्लोज सिस्टम की कम, ओपन सिस्टम की ज्यादा पढ़ते हैं। ओपन सिस्टम, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जैसे आपके पास बॉयलर है, आप चूंकि इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आप फैक्ट्रीज में काम करोगे, प्लांट्स में काम करोगे, तो फैक्ट्रीज प्लांट्स में बॉयलर्स हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स हैं, तो वो आपका सिस्टम है, लेकिन लगातार मास आता रहता है, मास बाहर जाता रहता है, तो वो एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स हमने वहां पे पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में है, जो आपके, आप बोल सकते हो चाहे वो NSEGS हो, चाहे JSO हो, NSEC हो, ICHO हो, INCHO हो, उसमें क्लोज सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स, और कई बार ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स भी पैराग्राफ में वो पूछते हैं। ये INCHO में होता है बेटा, ये मैंने देखा है, जब इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स होता है तो वो पैराग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस करके और फिर वो ओपन सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स पूछते हैं। लेकिन फिर वहां कौन सी इक्वेशन फॉलो हो रही है वो अप्रोप्रिएटली, इसको आप एक्चुअली फिर वहां रेट से हम लोग बात करते हैं कि किस रेट से हीट बाहर जा रही, किस रेट से वर्क हो रहा है, और किस रेट से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किस रेट से मास आ रहा है। ठीक है, तो उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां पे ये क्वांटिटी है डेल्टा यू, यू बेसिकली हमें समझना है कि यू क्या है। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, यू कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमें समझना है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, राइट। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को बच्चे हम लोग कैपिटल यू से डिनोट कर रहे हैं, और कुछ बुक्स में ई से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में ई मिलता है आपको, कैपिटल ई, काफी बुक्स में ई मिलता है, लेकिन यू भी मिलता है। तो हम लोग अपने कन्वेंशन के लिए यू, कैपिटल यू को डिनोट करेंगे एक्चुअली इंटरनल एनर्जी के लिए। ठीक है, सो यू इज इंटरनल एनर्जी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अगर मैं बोलूं कि आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है, कैसे डिफाइन। इंटरनल का मतलब अंदर की एनर्जी, अब अंदर मतलब कहां की एनर्जी है ये इंटरनल एनर्जी। सो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी इट इज द सम ऑफ all the different forms of energies, inherent in a system at rest and in absence of external fields। क्या बोला मैंने बोला इट इज द सम ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज inherent in a system at rest एंड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड्स का मतलब है बाहर से कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। बाहर से कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, जो नेचुरल फील्ड है वो रहने दो, लेकिन बाहर से कोई आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। और रेस्ट का मतलब है सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव, द सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव। एक मिनट में पानी पी लूं बेटा। द सेंटर ऑफ मास, चलिए, द सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव। रेस्ट का मतलब है द सेंटर ऑफ मास शुड नॉट मूव। और एक्सटर्नल फील्ड्स, तो सम ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, वो जो अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं। और क्या क्या अलग अलग तरह की एनर्जीज हैं, इनफैक्ट सारी तो हमको मालूम भी नहीं है, कि क्या क्या अलग अलग तरह की फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। लेकिन हाँ, जो मालूम है वो लिखते हैं, अगले पेज पे ही लिख पाएंगे बेटा। चलिए, सो इंटरनल एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूं, इंटरनल एनर्जी इट इज द सम ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। अच्छा, पीछे वाली डेफिनेशन में कई बार बच्चों को कुछ जगह कंफ्यूजन होता है। बच्चे बोलते हैं कि सर रेस्ट का क्या मतलब है। रेस्ट का मतलब है सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करना चाहिए। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर पर उसमें पार्टिकल्स तो मूव करने, बिल्कुल पार्टिकल्स को मूव करने दो, ऑफ कोर्स बेटा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब तो मूव करते ही रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो मूव नहीं करना चाहिए। सिस्टम को अभी हम लोग रेस्ट पे मानते हैं। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। क्या क्या वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है, सुनो। पहली तो होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी खुद की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वो एनर्जी हो गई। प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कौन सी एनर्जीज हैं? जब पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में या तो वो अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्शन करेंगे, तो जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स होता है उसके कारण एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। प्लस इलेक्ट्रॉन्स, जो मूविंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी कुछ अपनी एनर्जी हो सकती है, कुछ अलग अलग तरह की, उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोल रहे हैं। न्यूक्लियस से एसोसिएटेड कुछ एनर्जीज हो सकती है, उनको न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहे हैं। प्लस और क्या क्या एनर्जीज हैं मैं बताऊं, सच कहूं तो सारी तो सब लोगों को मालूम भी नहीं। आपको ये नहीं मालूम है कि एनर्जीज क्या क्या अलग अलग तरह की हो सकती हैं किसी सिस्टम के अंदर। मतलब एब्सोल्यूट जो एनर्जी है वो तो आप नहीं बता सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी एनर्जी कितनी है, तो आप नहीं बता सकते हो, वैल्यू आप नहीं दे सकते हो। आप बस ये बोल सकते हो कि बहुत एनर्जी है, कम एनर्जी है, मतलब आप एक रिलेटिव सेंस में बात कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोलूं आप वैल्यू बताओ, कितनी वैल्यू, कितने जूल एनर्जी आपके अंदर, नहीं बता सकते हो, क्योंकि किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट एनर्जी हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, चेंज इन एनर्जी जरूर बता सकते हैं। आप पे कोई प्रोसेस करो या आप कोई प्रोसेस करो तो उसमें चेंज, आपके अंदर कितना चेंज इन एनर्जी हुआ वो जरूर बता सकते हो। सो वैसे ही किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट एनर्जी कितनी है ये हम नहीं बता सकते। लेकिन यदि सिस्टम पे कोई प्रोसेस हुआ तो उस प्रोसेस के दौरान चेंज इन एनर्जी कितनी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं बता सकते। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोड इन द सेंस, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं। सो यू इज इक्वल टू, बेटा तीन तरह की काइनेटिक एनर्जीज पार्टिकल्स की होती है जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स है। कौन कौन सी? एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे एक्चुअली वाइब्रेट करते हैं और बॉन्ड को एक्चुअली जब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं तो जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, तो वहां पे भी वाइब्रेशन होता है। ठीक है, सो ऑल दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप इंटरैक्शन एनर्जी भी बोल सकते हो, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन एनर्जी भी बोल सकते हो, या इंटरैक्शन एनर्जी बोल सकते हो। प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक, प्लस यू इलेक्ट्रॉनिक, यू इलेक्ट्रॉनिक, प्लस यू न्यूक्लियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कुछ फैक्चुअल चीजें, ये वाला जो टर्म है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ये वाले जो भी टर्म्स हैं ये कांस्टेंट, मतलब ये सिस्टम के लिए कांस्टेंट, मतलब किसी दूसरे पैरामीटर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करते, ये कांस्टेंट रहते हैं, ये कांस्टेंट। जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप बोल सकते हो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब इंटर पार्टिकल सेपरेशन, आर पे, इंटर पार्टिकल सेपरेशन पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो बेटा K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये जो R वाला टर्म है मतलब इंटर पार्टिकल सेपरेशन, ये एक तरह से वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम ज्यादा है तो R की वैल्यू ज्यादा होगी, वॉल्यूम कम है तो R की वैल्यू कम होगी। सो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो टर्म है ये R पे डिपेंड करता है, इन अ वे ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। और जो भी काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन है वो मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो भी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स की काइनेटिक एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर, राइट? सो दिस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, और आगे वाला टर्म कांस्टेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो पूरा इंटरनल एनर्जी वाला ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? मैं क्या बोल सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर? भाई ये जो इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, आगे वाला टर्म तो क्या है? कांस्टेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चों के मन में यहां पे एक डाउट और आता है कि अगर सर वॉल्यूम का फंक्शन है तो प्रेशर का तो होगा ही, क्योंकि प्रेशर, और बिल्कुल होगा बेटा, अगर वॉल्यूम का फंक्शन है तो प्रेशर का भी, तो आप प्रेशर और टेम्परेचर का भी फंक्शन लिख सकते हो। लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा, थोड़े से सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश इन द वे हम लोग पर्पजली कुछ चीजों को ऐसे लिखते हैं जिससे हमें आगे चीजों को समझने में आसानी हो। सो पर्पजली हमने यहां पे एक तरह से इंटरनल एनर्जी को वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन लिखा है। और अगर ऐसा लिखा है तो अब आप कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पे जाओ। क्या याद है आपको, अगर मैंने बोला था कि अगर मेरे पास फाई एक्स वाई का फंक्शन है, याद होना चाहिए, अगर सपोज फाई एक्स वाई का फंक्शन है तो डी फाई को कैसे लिखते थे, याद करो, डेल फाई बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स डी वाई, याद है?
और अगर u v और t का फंक्शन है तो क्या मैं इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है du को ऐसे लिख सकता हूं, डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv प्लस डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा। ये मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। थोड़ा सा और आपका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहेंगे। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जो CVM होता है, क्या बोला था बेटा? CVM, ये मैं लिखूंगा 1/n डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सब चीजें मैंने पहले बता रखी थी, ये इसलिए क्योंकि आगे आने वाली थी। CVM की वैल्यू होती है 1/n डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v। डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v मेरे पास यहां पे है, तो यहां से क्या मैं डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v को n CVM लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? n CVM लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और इस n CVM की वैल्यू उठा के यहां पटको, सो du इज इक्वल टू n CVM dt, n CVM dt प्लस डेल u, इस वाले टर्म को मैंने पहले लिख दिया, प्लस डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां m क्या है बेटा? CVM क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CVM इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में। सो CVM n CVM dt प्लस डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब अगर गैस आइडियल है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि गैस आइडियल है, आइडियल गैस में कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, कोई इंटरैक्शन नहीं होता, मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। आइडियल गैस के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल्स के बीच की जीरो है। सो फॉर आइडियल गैस ये वाला जो फंक्शन है ये जीरो हो जाता है। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई इंटरैक्शन नहीं। अगर यही जीरो हो गया तो जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही थी, ध्यान से सुनना, जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही थी वो जीरो हो गई। वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाली चीज जीरो हो गई, मतलब आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगा वो वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। सो फॉर आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। प्लीज लिखेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे। चलिए यहां लिखते हैं फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस यू पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, देयर इज नो इंटरैक्शन, देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, so that is why this potential energy is zero। अब potential energy zero मतलब जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही थी वो जीरो हो गया। वॉल्यूम पे बच्चों अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सो फॉर आइडियल गैसेस U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस internal energy is a function of temperature only, internal energy depends, internal energy depends only on temperature, only on temperature, right? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। और अगर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो, जीरो। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा और ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अब इस चीज की वैल्यू हम पीछे वाले एक्सप्रेशन में जीरो रखेंगे। पीछे वाला एक्सप्रेशन क्या था? हमने du को लिखा था n CVM dt, n CVM dt प्लस डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, ये लिखा था। और अगर आइडियल गैस है तो ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। इसका मतलब फॉर आइडियल गैसेस आप du को, चूंकि ये जीरो है सो आप du को क्या लिखोगे? du is always equal to n CVM dt. So for ideal gases the value of change in internal energy is always any process but the system should be ideal gas. du is always n CVM dt. और अगर आइडियल गैस नहीं है तो आपके पास तो ये फॉर्मूला ही, अगर आइडियल गैस नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला है n CVM dt प्लस डेल U अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, ठीक है। अगर आइडियल गैस नहीं है तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला है, ध्यान रहेगा। अगर गैस आइडियल, अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया जिसमें आइडियल गैस है,
आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आइडियल गैस है। तो आइसोथर्मल में dt जीरो, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, dt क्या हो जाएगा जीरो, सो du इज ऑल्सो जीरो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है और गैस आइडियल है। एक बात और आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv क्या होगा, जीरो, dv जीरो। जरा ध्यान से देखो, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो dv जीरो हो गया, और अगर dv जीरो है तो कैसा भी सिस्टम हो, आइडियल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, यही वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, और du की वैल्यू क्या हो जाएगी, n CVM dt। कई बार बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, सर आपने तो ऊपर लिखा आइडियल गैस के लिए और यहां पे फिर लिख रहे हो किसी के लिए, और ये फॉर्मूला आइसोकोरिक के लिए वैलिड है, कोई सा भी सिस्टम हो, सिस्टम में आइडियल गैस हो, रियल गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में यही जीरो हो जाएगा तो बचेगा ही ये du की वैल्यू, फिर n CVM dt होगी। तो ये बेटा सारा सब कुछ था इंटरनल एनर्जी की मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर, ये रहा क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, प्लीज आप आंसर जरूर करिएगा। कैलकुलेट डेल्टा यू फॉर 1 मोल ऑफ अ डाई एटमिक गैस अंडरगोइंग स्टेट 1 300 केल्विन 2 into 10 - 2 मीटर क्यूब टू स्टेट 2 400 केल्विन 4 into 10 - 2 मीटर क्यूब इन जूल। आपको डेल्टा यू जूल में बताना है, लेकिन क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है यदि गैस आइडियल है तब आपका आंसर क्या होगा, और यदि गैस रियल है तब आपका आंसर क्या होगा, और ये डेटा गिवन है, सीवीएम की वैल्यू आप इतनी यूज करोगे, और अगर कहीं डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए तो वो 2/v²। चलिए बच्चों, आज की क्लास एंड करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे जाओगे। थैंक यू।